आज हम भारत के एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी जिंदगी की कहानी किसी स्पाई थ्रिलर से कम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजीत डोभाल की। तो चलिए इनकी कहानी की शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से नहीं बल्कि उस एक संकट के बीच से करते हैं जिसने अजीत डोभाल को एक लेजेंड बना दिया। साल था 1988 और स्वर्ण मंदिर पर एक बार फिर से आतंकवादियों का कब्जा हो चुका था। अब भारत सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, वो भी बिना ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी गलतियों को दोहराए। तो इस बेहद मुश्किल और नाजुक मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक थंडर, और इसकी पूरी जिम्मेदारी एक ऐसे शख्स को सौंपी गई जो उस वक्त पाकिस्तान में तैनात था। अजीत डोभाल को खास तौर पर इसी मिशन के लिए वापस बुलाया गया। देखिए, डोभाल का प्लान कोई सीधा साधा मिलिट्री हमला नहीं था। उनकी स्ट्रैटेजी थी घुसपैठ और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की। उन्होंने पहले एक रिक्शा चालक का भेस बदला, फिर एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट बनकर मंदिर में दाखिल हुए, आतंकवादियों का भरोसा जीता और फिर अंदर से ही उनके सरेंडर की पूरी कहानी लिख डाली। ये एक ऐसा मिशन था जहां एक छोटी सी चूक का मतलब सिर्फ मौत थी। और हुआ भी वही। डोभाल की स्ट्रैटेजी पूरी तरह से काम कर गई। पानी और बिजली की सप्लाई काटी गई और डोभाल ने अंदर मौजूद आतंकवादियों को सरेंडर करने के लिए मना लिया, वो भी बिना एक भी गोली चले। अब सवाल ये उठता है कि किसी इंसान के अंदर ऐसी स्किल्स आती कहाँ से हैं? ये समझने के लिए हमें उनकी कहानी की शुरुआत में चलना होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक साधारण बैकग्राउंड से आने वाला शख्स भारत का सबसे बड़ा स्पाई मास्टर बन गया। अजीत डोभाल का सफर जासूसी की दुनिया से बहुत दूर शुरू हुआ था। 1945 में एक आर्मी ऑफिसर के घर जन्मे डोभाल ने 1968 में अपने पहले ही अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया और आईपीएस में शामिल हो गए। उनकी काबिलियत इतनी ज़बरदस्त थी कि बहुत जल्द 1972 में उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में शामिल कर लिया गया। उनका पहला असली टेस्ट आया 1971 में, जब केरला के थलासरी में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। जहां दूसरे अधिकारी जाने से कतरा रहे थे, वहीं युवा डोभाल ने एक अलग ही रास्ता अपनाया। उन्होंने ताकत का इस्तेमाल करने के बजाय अपनी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने दंगों की जड़ को समझा, लीडर से बात की और लूटा हुआ सामान वापस दिलवाया। जोर जबरदस्ती के बजाय समझदारी का ये तरीका उनके पूरे करियर की पहचान बनने वाला था, और इसी ने दिल्ली में बैठे बड़े बड़े अफसरों का ध्यान उनकी तरफ खींचा। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो में आने के बाद डोभाल को भारत के कुछ सबसे मुश्किल और खतरनाक संघर्षों में भेजा गया। मिजोरम में उस वक्त लाल डेंगा की लीडरशिप में एक बड़ा अलगाववादी आंदोलन चल रहा था। सालों से मिलिट्री एक्शन फेल हो रहा था और सरकार को एक नए रास्ते की सख्त जरूरत थी। तो डोभाल ने क्या किया? उन्होंने विद्रोहियों से लड़ने के बजाय उन्हें जीतने का फैसला किया। सोचिए, 2 साल तक वो उनके बीच अंडरकवर रहे, उनका भरोसा जीता और आखिरकार 7 में से 6 कमांडरों को भारत के पाले में ले आए। इस एक चाल ने विद्रोह की कमर तोड़ दी और शांति का रास्ता खोल दिया। इसके बाद नंबर आया सिक्किम का। वहां उन्होंने मिलिट्री नहीं बल्कि पॉलिटिकल चेस का खेल खेला। उन्होंने वहां के लोकतंत्र समर्थक पार्टियों को सपोर्ट किया और राजा को राजनीतिक तौर पर मात दे दी। नतीजा ये हुआ कि एक जनमत संग्रह हुआ जिसमें 97% लोगों ने भारत के साथ जुड़ने के लिए वोट किया। लेकिन इतनी सारी कामयाबियों के बावजूद डोभाल का करियर भारतीय राजनीति के बदलते समीकरणों में उलझ कर रह गया। एक पूर्व इंटेलिजेंस चीफ के मुताबिक डोभाल ने कश्मीर की राजनीति में सीधा दखल दिया था। कहा जाता है कि उन्होंने पीडीपी नाम की एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने में मदद की, जिसका सीधा असर कांग्रेस के वोट बैंक पर पड़ा। तो नतीजा ये हुआ कि जब 2004 में कांग्रेस सत्ता में वापस आई तो डोभाल को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के तौर पर उनका कार्यकाल 2 साल से घटाकर सिर्फ 8 महीने कर दिया गया और 2005 में उन्हें रिटायर होने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं था कि डोभाल सीन से गायब हो गए। बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने एक नए तरह का इन्फ्लुएंस नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। सत्ता से बाहर होने के बाद डोभाल ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। 2009 में उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन नाम का एक थिंक टैंक बनाया। इस प्लेटफॉर्म के जरिए उन्होंने ब्लैक मनी जैसे मुद्दों पर देश में एक बड़ी बहस छेड़ी, जिसने 2014 के चुनावों से पहले तत्कालीन सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में एक अहम भूमिका निभाई।
और फिर जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी तो अजीत डोभाल को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए बनाया गया, जो देश के सबसे ताकतवर पदों में से एक हैं। वो सत्ता के गलियारों में वापस आ चुके थे, पहले से भी कई ज्यादा ताकतवर बनकर। एनएसए के तौर पे डोभाल ने भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक नए दौर की शुरुआत की, लेकिन उनका कार्यकाल बड़े विवादों से भी घिरा रहा है। एनएसए बनने के बाद उन्होंने भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव किया, जिसे डोभाल डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है। ये डिफेंसिव से अटैकिंग पॉलिसी की तरफ एक शिफ्ट था। मतलब अब भारत सिर्फ हमले का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि खतरे को उसकी जड़ में जाकर खत्म करेगा। उरी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक को इसी सिद्धांत का नतीजा माना जाता है। लेकिन ताकत के साथ साथ विवाद भी आए। उनके बेटों के बिजनेस को लेकर उन पर हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के गंभीर आरोप लगे, खासकर विदेशी डिफेंस कंपनियों से जुड़े मामलों में। हालांकि ये बताना भी जरूरी है कि उनके बेटे विवेक के खिलाफ लगे आरोपों के मामले में डोभाल ने मानहानि का केस किया था, जिसके बाद आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता को कोर्ट में लिखित माफी मांगनी पड़ी। तो आखिर अजीत डोभाल हैं कौन? एक देशभक्त या एक पावर ब्रोकर? उनकी कहानी किसी स्पाई नॉवल की तरह है, जो जबरदस्त कामयाबियों और गहरे विवादों से भरी है। उनकी विरासत क्या होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।